Hello students, welcome to the online classes. This is the part 2 of chapter number 14, some natural phenomena. So before starting the part 2, let's have the quick revision that what we have done in part 1 of the same chapter. In part 1, we have completed the electrical charges. We have known about the electrical charges, that what are electrical charges and how are they found, nature of the charges, property of the charges, and tests for charges, that how will you test that what charge is present in the body, whether positive or negative. And we have learned about methods of charging, like charging by friction, charging by conduction, and charging by induction. So all these methods or all these topics we have covered in part 1. So जिन्होंने भी ये पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले वो पार्ट 1 देखें, फिर इस पार्ट 2 वीडियो को स्टार्ट करें. So in our part 2 video, we are going to do electroscope, lightning, gold leaf electroscope, and effect of lightning, safety methods and precaution, lightning conductor, and we also come to know about earthquake and causes of earthquake, measurement of intensity of earthquake, and safety measures. So these all are the topic which we are going to cover in our today's video, that is in part 2. So let's begin. Let's start with the first topic of the day, that is the electroscope. So electroscope is just a scientific instrument जिसको आप यूज़ करते हो to detect and measure the charge. ठीक है, आप चार्ज के डिटेक्शन के लिए और मेजरमेंट के लिए आप इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हो. तो इसकी वर्किंग समझने के लिए हम एक सिंपल एक्टिविटी देखेंगे. एंड इलेक्ट्रोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम घर पे भी बना सकते हैं, एज इट इज़ वैसा नहीं, समथिंग डिफरेंट, बट उससे भी आप वो शो टेस्ट कर सकते हो जो हम इलेक्ट्रोस्कोप से करते हैं, जो हमारे साइंटिफिक लैब में होता है. तो इसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट है एक बार देख लेते हैं. आप इससे आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग समझोगे, कैसे वर्क करता है ये. एंड व्हाट वी आर डूइंग, एक ग्लास जार लेना है, एक बॉटल लेनी है जिसका माउथ जो है वो वाइड हो, एंड एक मेटल वायर लेना है, 2 एल्युमिनियम की स्ट्रिप्स लेनी है, एंड अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेना है, अ चार्ज एबोनाइट रॉड लेनी है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो कार्डबोर्ड था उसमें आप एक होल बनाएंगे और उसमें जो वायर है उसको हुक की शेप में करके आप नीचे की तरफ डाल देंगे और थोड़ा सा पार्ट कार्डबोर्ड के ऊपर रखेंगे और नीचे वाला साइड जो आपने हुक की शेप में बनाया है उसको आप नीचे की तरफ रख के उसे उस पूरे कार्डबोर्ड को, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, उसको आप एक जार में कर देंगे. जार में करने से पहले जो आपने एल्यूमिनियम स्ट्रिप थी वो आप उसको ऐसे इस पर हैंग कर देंगे. जो आपने हुक शेप बनाया है वो आपने इसीलिए बनाया है जिसपे ईजिली उसमें जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स हैं वो हैंग कर पाओ आप. तो आपने वो हैंग कर देंगे और फिर आप उसको क्या करोगे, उस कार्डबोर्ड से उसको कवर अप कर दोगे उस जार में. ठीक है, तो जो थोड़ा सा पार्ट आपने ऊपर, मैंने कहा था कार्डबोर्ड के ऊपर आप थोड़ा सा वायर का पार्ट निकाल के रखोगे तो वो बाहर की तरफ होगा. फिर आपको एक एबोनाइट रॉड लानी है जो कि आपको पहले से ही पता है नेगेटिवली चार्ज है. ठीक है, आपने वो नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या कराया है, आपने टच, आपने एबोनाइट रॉड जो थी वो टच कराई आपने एंड ऑफ द मेटल वायर. आपने मेटल वायर में टच कराई तो क्या होगा, जो कि जार के आउटसाइड थी, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आपकी एल्यूमिनियम लीफ थी उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, वो आपस में क्या करके डाइवर्ज कर गई, दूर दूर चली गई. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एबोनाइट रॉड है वो सेम चार्ज एक्वायर कर रही है जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप पे है, यानी. फिर उसके बाद क्या होता है, ये डाइवर्ज हो जाता है. तो डाइवर्जेंस से आपको बेसिकली पता चलता है दैट how it works, and this happens because the strip acquire negative charge by the process of conduction from ebonite rod and they repel each other. ठीक है, आप कंडक्शन का प्रोसेस शो हो रहा है क्योंकि आपने टच कराई है एबोनाइट रॉड, और जिस वजह से क्या हो रहा है कि वो लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को. एंड इट विल ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ग्रेटर द चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रिप में डिस्टेंस बढ़ जाएगी. ठीक है, हैंस द अमाउंट ऑफ डाइवर्जेंस ये डिसाइड करता है कि आपने कितना अमाउंट आपने दिया है चार्ज का. जितना ज़्यादा आप चार्ज दे दोगे उतना, जितना ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रिप के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा. एंड इट इंडिकेट्स दैट द बॉडी हैज़ अ सिमिलर चार्ज एंड इफ़ द डाइवर्जेंस डिक्रीज दैन दैट द बॉडी हैज़ ऑपोजिट चार्ज. ठीक है, अगर हमारा डाइवर्जेंस हुआ था इसलिए हमें पता चला कि जो बॉडी है वो क्या है, सिमिलर चार्ज की है, दोनों बॉडी एल्यूमिनियम स्ट्रिप और एबोनाइट रॉड. बट अगर इसकी जगह क्या हो जाता, कन्वर्जेंस हो जाता, दोनों पास पास आ जाते,
तो हमें क्या होता, डाइवर्जेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाता। तो हमें क्या पता चल जाता है कि दोनों बॉडीज़ क्या हैं, ऑपोजिट चार्ज की हैं। अब इसी की तरह एक इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ होता है, दैट इज़ अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, सेम इसकी वर्किंग है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस एक ये हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट तैयार है जो कि हमें खुद नहीं बनाना है। तो ये बहुत पूरा बन के पर्टिकुलर तरीके से लैब्स में रहता है। इसमें क्या रहता है, जो स्ट्रिप हम एल्यूमिनियम की यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे वो स्ट्रिप या तो गोल्ड की होती है, या तो कॉपर की होती है, या फिर ब्रास की होती है। द टू टिन फॉइल्स हम लेते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द गोल्ड लीव्स के भी आपको टिन फॉइल दिखे होंगे, वो गोल्ड लीव्स के साइड में लगा के रखते हैं, एंड आउटसाइड टू द कंडक्टिंग बेस, and the bell jar along with the tin foils is usually mounted on a conducting base so that it can be earthed। ठीक है, एक कंडक्टिंग बेस होता है जिस पे आप ये पूरा बेल जार जो आपने ये पूरा इलेक्ट्रोस्कोप जो बना हुआ है इसके ऊपर रखते हो, जिसकी वजह से कंडक्टिंग बेस क्यों है, अगर चार्ज ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ ऊपर से तो क्या होगा, इफ़ेक्ट ज़्यादा बुरा ना पड़ के क्या हो, ये सारा चार्ज जो है वो अर्थिंग जो हम करते हैं अर्थ में चला जाए और वो अर्थिंग हो जाए उस चार्ज की। And so the bell jar along with the tin foil is usually mounted on a conducting base so that it can be earthed in case of excessive charge being transferred to the gold leaves। It has a metal disc होती है through which a metal rod pass the bell jar। एक metal disc आपको ऊपर दिख रही है, उससे एक metal की rod connected है जो कि नीचे तक गई है, उस पर gold leaves आपकी लगी हुई हैं। ऑल द चार्जेस डिस्कस सो फार, अभी तक हमने जितने भी, ये हमारा पूरा समझ में आ गया, हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग नहीं समझनी है, हमें इसका सिर्फ कंस्ट्रक्शन समझना है कि क्या था इसमें कंस्ट्रक्शन में। एंड जो वर्किंग है वो सिमिलर रहती है जो हमने एल्यूमिनियम वाले केस में एक्टिविटी में सीखी थी। अभी तक हमने जितने भी चार्ज डिस्कस किए हैं वो सारे स्टैटिक चार्जेस हैं। स्टैटिक का मतलब होता है रुके हुए चार्जेस होना, एज दे डू नॉट फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, स्टैटिक चार्ज थे, ये फ्लो नहीं करते हैं एक जगह से दूसरी, उसमें सिर्फ ट्रांसफरेंस होता है, फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है इसमें। चार्ज जो है वो आपका फ्लो नहीं कर रहा है, अगर एक बार चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हो गया तो आपको क्या हो गया, वो इलेक्ट्रिक करंट बन गया। ठीक है, फिर वो किस फॉर्म में हो गया, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में हो गया। एंड एज फार यू नो दैट हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी प्रीवियस क्लासेस में, लाइक कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ठीक है, एंड नॉन कंडक्टर्स भी बोलते हैं। तो कंडक्टर्स वो होते थे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हो जाता था, चार्ज पास हो जाता था, तो उसको हम कंडक्टर बोलते थे, और जो नहीं पास कराता था उसको, उन ऑब्जेक्ट्स को हम इंसुलेटर्स बोलते थे। तो क्या होता है, जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट बेसिकली या कंडक्टर किसी अर्थ के कांटेक्ट में आता है तो सारा चार्ज किस में पास कर देता है, अर्थ को पास कर देता है। जब ज़्यादा चार्ज आ रहा होता है, ज़्यादा करंट आ रहा होता है, इसको हम बोलते हैं अर्थिंग करना। और इसको अगर दूसरा ये अर्थ के पास लाके जो चार्ज बॉडी का चार्ज ख़त्म करने को हम डिस्चार्जिंग भी बोलते हैं। एक बार गुड टू नो देख लेते हैं। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन फर्स्ट प्रूव दैट क्लाउड्स बिल्ड अप चार्ज ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। ठीक है, जब थंडरस्टॉर्म होता है तो क्लाउड जो है वो क्या करते हैं, चार्ज एक्वायर कर लेते हैं अपने अंदर। एंड उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था काइट के साथ जो कि बहुत फेमस था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने थंडरस्टॉर्म जब हो रहा था, लाइटनिंग वगैरह हो रही थी, तब इन्होंने एक काइट उड़ाई थी जो सिल्क की बनाई, एंड उससे एक मेटल की जो है वो अटैच कर दी, टाई कर दी, एंड ही, और उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था जब उन्होंने वो मेटल की टच की, जिससे ये प्रूफ हुआ कि दैट जो क्लाउड है वो भी चार्ज एक्वायर करते हैं, और वो चार्ज जो है वो किस में आ गया था, की में आ गया था। उन्होंने लेटर ऑन ये भी डेवलप किया दैट a lightning conductor to prevent tall building getting damaged due to lightning। ठीक है, जिस वजह से आप एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा सकते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे, जिससे वो डैमेज होने से बच जाए, जिससे वो लाइट को कंडक्ट करके क्या होगा, चार्ज को अर्थिंग कर दें, अर्थ में ले जाएं। लाइटनिंग देखते हैं, व्हाट इज़ लाइटनिंग। आप जब भी मौसम ख़राब होता है तो आप देखते हो लाइटनिंग होती है थंडरस्टॉर्म के टाइम पे स्काई में। सो अभी तक लाइक ये मिस्टीरियस ही था। लाइटनिंग इज़ अ ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ लाइट इन द स्काई, एंड जब तक इसके बारे में कुछ नहीं पता था तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ही लगता था, एंड मिस्ट्री था एक तरीके से ह्यूमन बींग्स के लिए। बट 18th सेंचुरी में जब बेंजामिन फ्रैंकलिन आए तो उन्होंने डिस्कवर किया लाइटनिंग को। उन्होंने बताया कि लाइटनिंग जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होती है। इन दिस सेक्शन ये हम पूरा लाइटनिंग इन स्काई के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले वाली क्लास में आपने थंडरस्टॉर्म के बारे में जाना था कि थंडरस्टॉर्म में जो एयर है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, एंड वाटर ड्रॉप जो है वो डायरेक्ट नीचे की तरफ आते हैं।
ये जो रैपिड मूवमेंट होता है इसमें क्या होता है, चार्ज सेपरेट हो जाता है एयर के ऊपर जाने में और आपके वाटर ड्रॉप्स के नीचे आने में। इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारा अपर क्लाउड्स के अपर एज में एक्यूमुलेट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो सारा लोअर एज में आके एक्यूमुलेट हो जाता है। एंड व्हेन द concentration of charge become very high the charges tend to meet or collide। ठीक है, अब जब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा ही चार्ज बढ़ गया है क्लाउड में, तो क्या होगा, वो आपस में मीट करना स्टार्ट होंगे और कोलाइड करना स्टार्ट होंगे और वो ही कोलिजन क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। एज एयर एक बैड कंडक्टर है, तो दीज स्पार्क्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर सीन एज सडन ब्रिलियंट फ्लैशेज ऑफ लाइट ऑफन अकम्पनीड बाय साउंड। अभी आपको ये दिख रहा होगा जैसे ये डायग्राम में कि आपका नीचे जो है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो गया है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो गया है। तो जब ये आपस में मीट करेंगे तो कोलाइड करेंगे और जब ये कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, फ्लैश लाइट होगी और कभी कभी थंडरिंग की साउंड आएगी और ये सब करके ये क्या होगा, लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी। तो ये फिनोमेना जो होता है स्पार्क को प्रोड्यूस करने का बाय कोलिजन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज and we call it lightning also। This process of electric discharge can take place between two or more clouds or between clouds and earth। ठीक, किसी के भी बीच में हो सकते हैं, बस जो ज़रूरी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज़रूरी है। लाइटनिंग का इफेक्ट क्या होता है, लाइटनिंग इज़ अ डेंजरस फिनोमेना, इट कैन कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। When it falls on trees or buildings it causes fire। When it falls on a person or animal they experience electric shock and electrocution। As lightning is a natural phenomena, we cannot do anything to prevent it from happening. However, we can take some preventive measures and safety measures to minimize the damage caused by thunder and lightning। So, lightning एक dangerous natural phenomena है जो बहुत नुकसान पहुँचाता है as a human life और ह्यूमन प्रॉपर्टीज़ को। तो हम नेचुरल फिनोमेना है तो हम बहुत कुछ कर नहीं सकते इससे बचने के लिए, बट कुछ हम प्रिवेंटिव एंड सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं जिससे इसका इफ़ेक्ट कम हो जाए, डैमेज कम हो थंडर और लाइटनिंग का। तो सेफ्टी मेथड्स एंड प्रिकॉशंस आप लोग क्या लेंगे, वन शुड नॉट स्टैंड इन ओपन प्लेसेस ऑफ फील्ड्स ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स एज देयर आर मोर चांसेस ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइकिंग द टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक ओपन प्लेस ऑफ फील्ड्स में थंडर स्टॉर्म के टाइम पे नहीं खड़े होना है एज देयर आर ज़्यादा चांसेस हैं कि टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट उनको पहले देखती है वो, है ना, जो टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उसको। एंड इफ़ वन इज़ एन ओपन प्लेस एंड देयर इज़ नो प्लेस टू टेक शेल्टर इन, इट इज़ बेटर टू squat on the ground with the head lowered। This position is at least in terms of area to be stuck। अब क्या होगा, जब किसी के पास ओपन प्लेस है और कोई प्लेस नहीं है शेल्टर लेने के लिए, तो इट्स बेटर है कि आप स्क्वाट ऑन अपना ग्राउंड पे नीचे बैठ के अपना सर नीचे की तरफ कर लें। तो ये इस पोजीशन में कम चांसेस होते हैं कि आपके ऊपर बिजली आएगी। वन शुड टेक शेल्टर इन अ क्लोज प्लेस विद डोर्स एंड विंडोज़ क्लोज, है ना, आपको ऐसी जगह पे शेल्टर लेनी है जो क्लोज हो, जहाँ पे डोर और विंडो क्लोज हो। वन शुड नॉट कैरी अम्ब्रेलाज ड्यूरिंग लाइटनिंग एज द मेटल रिम्स ऑफ अम्ब्रेला एक्ट एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अम्ब्रेला यूज़ नहीं करना चाहिए लाइटनिंग पे, क्योंकि जो मेटल का जो उसमें वो लगा होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। थंडरस्टॉर्म के टाइम पे आपको कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, टेलीफोन्स एंड ये सब भी यूज़ नहीं करना चाहिए, इनको आप स्विच ऑफ कर दें तो ज़्यादा अच्छा है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को। एंड ऑल द टॉल बिल्डिंग शुड बी फिटेड विद लाइटनिंग कंडक्टर। जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनको लाइटनिंग कंडक्टर से फिट करके रखना चाहिए, जिससे जब बिजली गिरे तो चार्ज जो है वो सारा अर्थ में चला जाए। अब लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, वो इतना बड़ा जो वर्ड पीछे यूज़ किया कि सारी बिल्डिंग्स में लाइटनिंग कंडक्टर होना चाहिए, तो एक्चुअली व्हाट इज़ द लाइटनिंग कंडक्टर? अ लाइटनिंग कंडक्टर इज़ अ सिंपल डिवाइस इंस्टॉल्ड ऑन द टॉल बिल्डिंग टू प्रिवेंट लाइटनिंग फ्रॉम स्ट्राइकिंग द बिल्डिंग्स। ठीक है, एक सिंपल कंडक्टर होता है, स्मॉल डिवाइस है जिसको इंस्टॉल करते हो आप टॉल बिल्डिंग पे, जिससे लाइटनिंग जो है वो आपकी बिल्डिंग पे स्ट्राइक करने से बचे। अ लाइटनिंग कंडक्टर इज़ अ मेटल रॉड विद स्पाइक्स एट द टॉप and its lower end is attached to a copper plate buried deep inside the earth. If lightning strikes, the electricity flows through this metal conductor to the earth and no damage is done to the building। ठीक है, तो क्या होगा, वही मैंने बताया कि अर्थिंग हो जाएगी। मेटल स्ट्रिप से उन्होंने एक जोड़ के रखा हुआ है, एक मेटल का कॉपर प्लेट से एक
नीचे की तरफ अर्थ में, जिसकी वजह से क्या होगा, जब भी आपका लाइटनिंग अगर बाई चांस स्ट्राइक की भी तो वहाँ से क्या होगा, सारा चार्ज जो है जो आपकी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने वाला था वो सारा अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। एंड अर्थ पे है जो, अर्थ तो एक बहुत बड़ी चार्ज बॉडी है, तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। एक नेचुरल फिनोमेना हमने लाइटनिंग देखा। सेकंड नेचुरल फिनोमेना हम अर्थक्वेक देखेंगे, दैट व्हाट इज़ अर्थक्वेक। आपने अगर रिसेंट में देखें तो आपने मैसिव अर्थक्वेक जो है एक नेपाल में हुआ था 2015 में, जापान में हुआ था 2011 में, और इंडियन ओशन 2004, भुज, इंडिया 2001। ये सारे कुछ मैसिव अर्थक्वेक्स की डेट्स और प्लेसेस हैं जहाँ हुआ था। इन दीज अर्थक्वेक थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर killed or displaced and hundreds of houses and buildings collapsed, causing extensive damage to life and property. Earthquake is also a natural phenomenon. Even using the current scientific understanding, scientists have not been able to predict the occurrence of earthquake accurately. In this section, we will study about the cause of the natural phenomena. अर्थक्वेक भी एक नेचुरल फिनोमेना है, और प्रॉब्लम ये है कि अभी तक भी हम अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन नहीं कर पाए हैं सही कि अब होगा या इस मंथ में होगा या कभी होगा, ठीक है। कुछ टाइम नहीं है इसका, कहीं पे भी अर्थक्वेक आ सकता है, इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं है। तो हम इसमें भी सिर्फ प्रिकॉशंस ही ले सकते हैं जितने ले सकते हैं। बाकी कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक देख लेते हैं कि किस वजह से ऐसा होता है। एंड अर्थक्वेक में क्या होता है, शेकिंग ऑफ अर्थ होने लगता है, बेसिकली सब चीज़ें हिलने लगती हैं, शेक करने लगती हैं। तो सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से वाइब्रेशन होने शुरू हो जाते हैं, उन वाइब्रेशन को हम बोलते हैं ट्रेमर्स। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉज दीज ट्रेमर्स। जो अर्थ क्रस्ट होती है और द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट अ कंटिन्यूस लेयर, कोई कंटिन्यूस लेयर नहीं बनी हुई है, ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड है, यानी पीसेस में डिवाइडेड है, और जिनको हम उन फ्रेगमेंट्स और पीसेस को हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो फ्लोट करती रहती हैं लाइक आइसबर्ग्स ऑन टॉप ऑफ द मॉल्टन रॉक है, नीचे जो इनसाइड अर्थ के अंदर पिघली हुई मॉल्टन लावा या मॉल्टन रॉक होती है, जिसके ऊपर ये जो प्लेट्स होती हैं ये फ्लोट करती रहती हैं। द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट है उनको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बोलते हैं। और इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के टाइम पे प्लेट्स मूव एंड रब अगेंस्ट ईच अदर, मूव करेंगी और आपस में रब करेंगी। इफ़ द टेक्टोनिक प्लेट्स गेट इंटरलॉक्ड, द प्रेशर बीनीथ दीज प्लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग अप। अगर ये आपस में टकराने के बाद एक दूसरे में इंटरलॉक हो गई हैं तो इन पे प्रेशर बनता ही जा रहा है, ठीक है। एंड द हाई प्रेशर पुट्स स्ट्रेन ऑन द जॉइंट्स ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। अब जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ने लगेगा प्लेट्स के जॉइंट्स पे, एंड जब बहुत ज़्यादा ही सफिशिएंट प्रेशर बिल्ड हो जाएगा तो ये प्लेट्स क्या करेंगी, रिप अवे हो जाएंगी, रिलीजिंग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विच क्रिएट ट्रेमर्स, ठीक है। ये क्या हो गया, आपस में से ब्रेक हो जाएंगी, टूट जाएंगी, और उसकी वजह से क्या होगा, एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी वेव्स की फॉर्म में, और वो वेव्स क्या होंगे, ट्रेमर्स होंगे। उसी से क्या होता है, आपकी अर्थ शेक करना स्टार्ट हो जाती है। द सडन मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अर्थक्वेक। द वेव प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड सीस्मिक waves, and the point beneath of the earth's surface where these seismic waves originate is called the seismic focus. एक पर्टिकुलर जगह होगी जहाँ पे वो प्रोसेस हुआ होगा कि आपकी वो जो प्लेट्स हैं वो ब्रेक हुई होंगी और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ की होगी वेव की फॉर्म में, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं सीस्मिक फोकस, जो कि अर्थ के नीचे होता है। द पॉइंट वर्टिकली अबव द सीस्मिक फोकस ऑन द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड एपिसेंटर। और अगर वहाँ से हम वर्टिकल डिस्टेंस लेके बिल्कुल अर्थ की सरफेस पे जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे एपिसेंटर, ठीक है। एंड द मैक्सिमम इम्पैक्ट जो अर्थक्वेक का होता है वो एपिसेंटर पे ही फील किया जा सकता है। एंड वाइब्रेशन वेव्स डाई आउट ग्रेजुअली, हैंस द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेमर्स इज फेल्ट लेस एट प्लेस अवे फ्रॉम द एपिसेंटर, ठीक है। तो धीरे धीरे ये वेव्स की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है और ख़त्म होती जाती है। तो एपिसेंटर में सबसे ज़्यादा फील कर सकते हो आप उन वेव्स को, और जितना आप उस एपिसेंटर से दूर जाते जाओगे वेव्स आपको कम फील होती जाएंगी। जो रीज़न जो जियोलॉजिकली मोर ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक के, यानी जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं उनको हम सीस्मिक जोन बोलते हैं।
The Hindu Kush mountain range in the Himalayas, the western and central Himalayas, the Indo-Gangetic plain, the run of Kutch region, etc. are high seismic zones. ये सारे क्या हैं? High seismic zones हैं. And the Pacific region near Japan is also highly prone to earthquake. Although the earthquakes are natural phenomena, some human activities such as mining, underground nuclear explosion can cause shifting of tectonic plates that may cause tremors. Natural phenomena such as volcanic eruption also sometimes trigger earthquake. So what happens, ये है तो एक नेचुरल फिनोमेना, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, बट कुछ हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती हैं जो इस नेचुरल फिनोमेना को ज़्यादा कॉज करने के लिए बना देती हैं कि लाइक जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हम करते हैं, जो माइनिंग करते हैं, उस वजह से वो प्लेट्स का मूवमेंट बढ़ जाता है और प्रेशर जल्दी बिल्ड होने लगता है. एक जो वोल्केनिक इरप्शन है उसकी वजह से भी अर्थक्वेक कभी कभी जल्दी आने लगता है. अब इंटेंसिटी आप अर्थक्वेक की कैसे पता लगाओगे कि कितना इंटेंस था, कितना ज़्यादा वेव्स उसमें से प्रोड्यूस हुई. तो इंटेंसिटी और द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ डिपेंडेंट ऑन द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक. उस अर्थक्वेक के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई उससे आप पता लगाओगे. जो ट्रेमर्स हुए उससे पता लगाओगे. जो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड होता है टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सीस्मिक वेव इज कॉल्ड अ सीस्मोग्राफ. It is in fact a very simple device consisting of a vibrating rod or bob. A pan is attached to this bob. A roll of graph paper is placed on a rotating drum. ठीक है, विच इज़ फिक्स टू द बेस ऑफ सीस्मोग्राफ. आप सीस्मोग्राफ के बेस से उसको फिक्स कर दो. एंटायर सेटअप इज़ फिक्स टू द ग्राउंड में उस पूरे एंटायर सेटअप को फिक्स करो. और जब अर्थ शेक करती है द टिप ऑफ द पैन रिकॉर्ड द मूवमेंट. ठीक है, जो पैन की टिप है वो मूवमेंट को रिकॉर्ड करेगी ऑन द ग्राफ पेपर. एंड बाई स्टडिंग दी सीस्मोग्राम, जो पैटर्न्स बन के आएंगे उस पैन की रिफिल से, तो वो सीस्मोग्राम बोलेंगे उसको. और उन पैटर्न्स को आप देख के साइंटिस्ट स्टडी करते हैं कि जो कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है, एंड पूरा मैप बनाएंगे वो अर्थक्वेक का एंड एस्टिमेट द एनर्जी रिलीज्ड. द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन अ स्केल इज कॉल्ड रिचर स्केल. Charles Richter invented the Richter scale in 1935. The intensity of earthquake is measured on a rating scales of 0 to 9. ठीक है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक है वो हम रिचर स्केल पे देखते हैं. चार्ल्स रिचर ने इसको इन्वेंट किया था 1935 में. अर्थ की इंटेंसिटी इज मेजर्ड ऑन अ रेटिंग स्केल्स ऑफ 0 to 9. जो टेबल है वो हमें दी हुई है, हम एक बार देख लेते हैं टेबल. रेंज ऑन रिचर स्केल 0 से 2 नेग्लिजिबल इंटेंसिटी है, नोटिस भी नहीं करोगे आप. 2 to 4 माइल्ड होती है, ट्रेमर नोटिस कर सकते हो, कोई डैमेज कॉज नहीं होता. 4 to 6 मॉडरेट रहता है, ट्रेमर आप फेल्ट करोगे, ऑब्जेक्ट गिर जाएंगे, बिल्डिंग्स में क्रैक देखने को मिल जाएंगे. 6 to 8 में सीवियर रहता है, ट्रेमर्स बहुत ज़्यादा आपको फील होते हैं, शेकिंग फील होगी, ट्रीज़ गिरने शुरू हो जाएंगे और बिल्डिंग्स भी गिरनी शुरू हो सकती हैं. 8 and 9 और उससे भी अबव बहुत ज़्यादा सीवियर, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा एंड पूरे एरिया को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. तो ये आपको रिचर स्केल पे रेंजेस बताइए कि किस रेंज में क्या इफ़ेक्ट होता है. अब इन सब से बचने के लिए आप सेफ्टी मेजर्स क्या ले सकते हो. जैसे कि हमने बताया कि अर्थक्वेक एक नेचुरल फिनोमेना है एंड साइंटिस्ट भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाए हैं. Hence, certain safety measures needs to be adopted to minimize the devastating caused by the earthquake and reduce damage to life and property. तो आपको लेना है, आप देख सकते हो. जो आप सिस्मिक जोन में अगर रह रहे हो तो आप क्या प्रिवेंशन लोगे. तो जो हाईली सिस्मिक जोन में रहते हैं वो अपने हाउस को वुड से कंस्ट्रक्ट कराएं. टॉल बिल्डिंग शुड बी अवॉइडेड इन दीज एरियाज. इन एरियाज़ में वो सोचें कि टॉल बिल्डिंग वो कम ही बनाएं. In moderate seismic zones and other areas structurally sound, earthquake-proof buildings should be constructed. जहाँ पे moderate है कि बहुत ज़्यादा highly prone नहीं है but moderate आपको वहाँ पे waves देखने को मिल जाएंगी, tremors देखने को मिल सकते हैं. तो आप वहाँ पे एक normal building बनाएं और उसमें क्या करें आप earthquake-proof building बनाएं. कुछ measures हैं जो एक earthquake-proof building के लिए बनाए जाते हैं. Houses and buildings should not be constructed on riverbeds एंड लैंडफिल्स. ठीक है, रिवर बेड्स और लैंडफिल्स पे आप हाउस और बिल्डिंग ना बनाएं एज सॉइल्स जो होती है वहाँ की लूज़ होती है एंड थोड़े से भी ट्रेमर अगर होगा तो वो पावरफुल डैमेज कर पाएगा आपकी पूरी बिल्डिंग को, अगर आप उस जगह पे अपना घर बना लेंगे तो.
and during earthquake one should take shelter under heavy tables or cots to prevent damage to head. ठीक है, और earthquake के टाइम पे एक किसी को भी शेल्टर जो हैवी टेबल के नीचे या कोई कॉट हो, हैवी चीज़ हो, उसके नीचे लेना चाहिए जिससे उसका हेड बच सके. एंड और हर किसी को एकदम से ओपन एरिया में आने के लिए ट्राई करना चाहिए कि वो ओपन एरिया में आ जाए जहाँ से कोई चीज़ आके उसके ऊपर ना गिरे. However, while vacating a building, care should be taken to avoid stampede and not use the lift. ठीक है, और जब आप किसी बिल्डिंग को खाली करा रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको लिफ्ट यूज़ नहीं करनी है और आपको जल्दी ही उस बिल्डिंग को खाली कराना है जिससे वो बिल्डिंग एकदम से गिरे और ह्यूमन लॉस ना हो. तो that's all we have learned about earthquakes and lightning, and we have read about electroscope also in this video. तो इसके साथ हमारा ये सब नेचुरल फिनोमेना का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. हमें पूरा नेचुरल फिनोमेना, हमने लाइटनिंग के बारे में जान लिया, हमने इलेक्ट्रोस्कोप्स के बारे में जान लिया, एंड इलेक्ट्रिकल चार्जेस हमने पढ़े. इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्चुअली हमने प्रीवियस पार्ट 1 में देखा था. पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में जाना था, इसमें हमने अर्थक्वेक के बारे में जाना है. तो होल चैप्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड नाउ. आई होप आपको वीडियो समझ में भी आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.